फिल्म की कहानी ठंडी बर्फीली जंग के मैदान में शुरू होती है जो उत्तरी यूरोप के किसी कोने में है। रोमन सेना पूरी लाइन में खड़ी है। ये सैनिक यहाँ बहुत समय से जमे हुए हैं। लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि रोम अपनी उत्तरी प्रांतों वाली मुहिम खत्म करना चाहता है। आसपास के लगभग सारे कबीले पहले ही साम्राज्य के आगे झुक चुके हैं। बस एक आखिरी जर्मनी कबीला बचा है जो रोमन हुकूमत मानने को तैयार नहीं। मैक्सिमस सैनिकों की पंक्तियों से गुजरते हुए दिखाई देता है और हर सैनिक उसे इज्जत से देखता है। जंग शुरू होने से पहले वो रोम के दूत का इंतजार कर रहा है जो उस कबीले का जवाब लेकर लौटने वाला है। तभी जंगल से घोड़ा निकलता है। मैक्सिमस तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। घोड़े पर सवार कोई नहीं, बस एक लाश लटकी हुई। संदेश साफ है, कबीला झुकने वाला नहीं। वो तेजी से आदेश देता है कि तीरंदाजों को यहाँ लाओ, घुड़सवारों को वहां फैलाओ और कतापल्ट तैयार रखो। सब कुछ बेहद सदा हुआ और सीधा। लड़ाई खत्म होने पर रोमन सेना मैदान अपने कब्जे में ले लेती है। मैक्सिमस जीत चुका है, बगावत खत्म। सैनिक उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उसे जश्न मनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। जीत के कुछ ही देर बाद बूढ़े लेकिन समझदार सम्राट मार्कस कैंप में पहुंचते हैं। वो मैक्सिमस की तारीफ करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों का रिश्ता राजा और सेनापति से ज्यादा पिता और बेटे जैसा लगता है। थोड़ी देर बाद मार्कस का असली बेटा कमोडस आता है। वो खुद को आत्मविश्वासी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन साफ दिखता है कि वो अपने पिता की तारीफ का भूखा है। जैसे ही वो देखता है कि मार्कस मैक्सिमस से कितना अपनापन दिखाते हैं, उसके अंदर जलन फौरन जाग जाती है। उसे बर्दाश्त नहीं कि उसके पिता मैक्सिमस पर उससे ज्यादा भरोसा करते हैं। मैक्सिमस और मार्कस की निजी बातचीत में मैक्सिमस साफ कहता है कि उसे बस एक चीज चाहिए, घर लौटना। वो सालों से लड़ रहा है और अब बस अपने खेत और परिवार के पास जाना चाहता है। मार्कस उसे सुनते हैं और फिर एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। उनकी इच्छा है कि उनकी मौत के बाद मैक्सिमस रोम को संभाले, राजा बनकर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो रोम को फिर से स्थिरता की ओर ले जाए और फिर सत्ता वापस सीनेट को सौंप दे। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसलिए मैक्सिमस तुरंत हाँ नहीं कहता। वो कहता है कि उसे सोचने की जरूरत है और सुबह तक जवाब देगा। उसी रात मार्कस कमोडोस को बुलाते हैं। वो उसे साफ साफ बताते हैं कि रोम को ऐसा नेता चाहिए जिसमें ईमानदारी हो, न कि ऐसा जो सिर्फ लालच और महत्वाकांक्षा से भरा हो। वो बताते हैं कि मैक्सिमस कुछ समय के लिए रोम को संभालेगा और फिर सत्ता सीनेट को लौटा देगा। यह सुनकर कमोडस टूट जाता है। उसने पूरी जिंदगी खुद को अगले सम्राट के रूप में देखा था। अपने पिता की ये बात उसे तोड़ देती है और जलन हताशा में बदल जाती है। वो अपने पिता को गले लगाता है जैसे वो भावुक हो, लेकिन उसी पल घुटन देकर उन्हें मार डालता है बिना आवाज किए, ताकि किसी को पता न चले। मार्कस की मौत के बाद कमोडस सत्ता संभाल लेता है। वो मैक्सिमस को अपने तंबू में बुलाता है। ऊपर से वो उसे अपनापन दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो चाहता है कि मैक्सिमस उसके कमांडर की तरह काम करता रहे। वो मार्कस के बारे में पूछता है, लेकिन उसका जवाब साफ झूठा लगता है। मैक्सिमस उसका प्रस्ताव मानने से इनकार कर देता है। उसे कमोडस पर भरोसा नहीं और उसका मन अभी भी घर लौटने में है। वो तंबू से निकलकर अपने सामान की तैयारी शुरू कर देता है ताकि तुरंत कैंप छोड़ सके, लेकिन उससे पहले ही रोमन सैनिकों का एक दल उसे चारों ओर से घेर लेता है। कमोडस ने उसे मारने का आदेश दिया है। सैनिक उसे जंगल में ले जाते हैं। वे खुद भी हिचकते हैं, लेकिन आदेश के आगे मजबूर हैं। जैसे ही वे हमला करने वाले होते हैं, मैक्सिमस मौका पाकर खुद को छुड़ाता है, पलटकर लड़ता है और सबको मार गिराता है। वो एक घोड़ा पकड़ता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। सफर लंबा है और वो खुद को इतना धकेलता है कि घोड़े पर बैठे रहना भी मुश्किल हो जाता है। कई दिनों बाद वो आखिर अपने इलाके में पहुंचता है, लेकिन पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही उसे धुआं दिखाई देता है। उसका घर जला हुआ पड़ा है। उसकी पत्नी और बेटे को कमोडस के वफादार सैनिकों ने मार दिया है। यही सजा गद्दारों को दी जाती है। मैक्सिमस पूरी तरह टूट जाता है। एक आदेश में उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। जब उसकी आंखें फिर खुलती हैं तो वो रोम में नहीं बल्कि जुक्काबार नाम की सूखी कठोर जगह में होता है। वहीं के कुछ लोगों ने उसे आधी जान से मरा हुआ पाया और घसीटकर अपने पास ले आए। एक गुलाम बेचने वाला आदमी उसे खरीद लेता है। उसके लिए मैक्सिमस बस एक मजबूत शरीर है जिसे पैसे के लिए बेच दिया जाएगा। आखिर वही आदमी मैक्सिमस को एक ग्लैडिएटर ट्रेनर को बेच देता है। उधर कमोडस रोम पर अपनी मर्जी से राज करता है। वो घमंडी है और हर चीज में ध्यान चाहता है। उसे जो सही लगे वही करता है और कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। वो अनुभवी सलाहकारों को दूर कर देता है और अपने आसपास सिर्फ वही लोग रखता है जो उसके आगे सिर हिलाते रहें। वो अपनी बहन ल्यूसिला तक पर दबाव डालता है ताकि उसकी जिंदगी और फैसले भी उसकी पकड़ में रहें। उसकी हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जाती हैं क्योंकि उसे पूरी ताकत का नशा चढ़ चुका है। उसकी सबसे बड़ी चालों में से एक है कोलोसियम में लंबे मुकाबलों का आयोजन करना। वो चाहता है कि रोम के लोग उसे एक उदार और दिलचस्प शासक की तरह देखें जो उन्हें मनोरंजन देता है। सारी हलचल से बहुत दूर मैक्सिमस छोटे छोटे अखाड़ों में लड़ रहा है। वो एक के बाद एक लड़ाई जीतता जाता है, नाम कमाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि अब उसके पास बस जीना ही एक वजह बची है। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगते हैं। वे उसके लिए चिल्लाते हैं क्योंकि वो दिखावा नहीं करता, सिर्फ हुनर से लड़ता है। एक दिन उसका मालिक बताता है कि उन्हें रोम बुलाया गया है। अब उन्हें साम्राज्य के सबसे बड़े अखाड़े में लड़ना होगा, सम्राट की आंखों के सामने। मैक्सिमस बाहर से शांत रहता है, लेकिन भीतर उसे पता है कि किस्मत उसे इसी पल की ओर धकेल रही थी। बड़े आयोजन वाले दिन मैक्सिमस और बाकी ग्लैडिएटर्स को एक बनावटी लड़ाई में उतारा जाता है जिसे रोम की एक पुरानी जीत दिखाने के लिए तैयार किया गया है। उन्हें हारना है और कॉमोडस के सैनिक आसानी से जीतने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमस पूरा खेल पलट देता है। वो ग्लैडिएटर्स को असली कमांडर की तरह नेतृत्व देता है। वे मिलकर अनुशासन से लड़ते हैं और भेजे गए हर सैनिक को हरा देते हैं। भीड़ पागल हो उठती है। कॉमोडस भी हैरान हो जाता है। वो जानना चाहता है कि ये आदमी कौन है जिसने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया। वो अखाड़े में उतरकर मैक्सिमस के सामने आता है। वो उससे कहता है कि हेलमेट उतारो और अपना नाम बताओ।
मैक्सिमस पहले चुप रहता है, फिर हेलमेट उतारकर साफ साफ अपना परिचय देता है। वो कॉमोडस को उसकी गद्दारी याद दिलाता है और कहता है कि इंसाफ जरूर आएगा। कॉमोडस अंदर से डर जाता है और गुस्से से भर जाता है। वो तुरंत गार्ड्स को आदेश देता है कि मैक्सिमस को मार दो, लेकिन भीड़ जोर जोर से मैक्सिमस का नाम लेने लगती है। लोग उसे बचा लेते हैं। कॉमोडस भीड़ को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकता, इसलिए पीछे हटना पड़ता है। उस रात मैक्सिमस को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया जाता है। देर रात लूसिला उससे मिलने आती है। उसे जिंदा देखकर गहरा झटका लगता है। दोनों के बीच पुराना रिश्ता है और उनकी नजरें ही सब बता देती हैं। वो जानती है कि उसका भाई मैक्सिमस से डरता है। उसे ये भी पता है कि अगर कोई कॉमोडस को चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ मैक्सिमस है। अगले दिन मैक्सिमस को एक और बनावटी मुकाबले में उतारा जाता है। इस बार उसका सामना एक बहुत बड़ा और मशहूर ग्लैडिएटर से कराया जाता है। अखाड़े की टीम 2 प्रशिक्षित बाघ भी छोड़ती है ताकि लड़ाई और मुश्किल हो जाए। मुकाबला बेहद खतरनाक होता है। बाघ बार बार झपटते हैं, आखिरी पल में जंजीरें उन्हें पीछे खींच लेती हैं। बड़ा योद्धा ताकतवर है, लेकिन मैक्सिमस तेज और होशियार है। लंबी जद्दोजहद के बाद वो जीत जाता है। एक पल ऐसा आता है जब सबको लगता है कि वो जमीन पर पड़े हुए आदमी को खत्म कर देगा। कॉमोडस भी यही चाहता है, भीड़ भी यही उम्मीद करती है, लेकिन मैक्सिमस पीछे हट जाता है और उसे छोड़ देता है। अखाड़ा एक पल को बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर तालियां और भी जोर से पड़ने लगती हैं। मैक्सिमस की लोकप्रियता और बढ़ जाती है क्योंकि वो बेरहमी के बजाय नियंत्रण दिखाता है। कॉमोडस ये देखकर जल उठता है कि भीड़ उसे उससे ज्यादा चाहती है। अखाड़े से बाहर निकलते हुए मैक्सिमस अचानक भीड़ में अपने पुराने सहायक सिसरो को देखता है। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। सिसरो उसके पिछले जीवन का हिस्सा था, उस जीवन का जो खत्म हो चुका है। मैक्सिमस धीमे से पूछता है, फौज कहाँ है? सिसरो बताता है कि उसके कई वफादार सैनिक ओस्टिया में इंतजार कर रहे हैं। मैक्सिमस पूछता है, अगर मैं बुलाऊं तो आएंगे? सिसरो कहता है, आपके लिए कल ही। ये छोटी सी बातचीत मैक्सिमस को यकीन दिला देती है कि अभी भी लोग हैं जो उसके लिए खड़े होने को तैयार हैं। उसी रात लूसिला सीनेटर ग्रैकस के साथ आती है। ग्रैकस रोम के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक है और वो खुले तौर पर कॉमोडस की हुकूमत को नापसंद करता है। वे तीनों मैक्सिमस से गुप्त रूप में मिलते हैं। बात शांत लेकिन गंभीर रहती है। मैक्सिमस उन्हें अपनी असली स्थिति बताता है। ओस्टिया में अभी भी उसके हजारों वफादार सैनिक उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर वो रोम से बाहर निकल जाए तो वो आसानी से उनसे मिल सकता है। उसे सिंहासन नहीं चाहिए, वो बस कॉमोडस को रोकना चाहता है और फिर रोम को सही शासन के हाथों में लौटाना चाहता है। लूसिला उसे पूरी तसल्ली के साथ सुनती है। साफ दिखता है कि उसे मैक्सिमस पर बाकी सबसे ज्यादा भरोसा है। ग्रैकस समझ जाता है कि मैक्सिमस क्या दे सकता है, अनुशासन, वफादारी और सेना को एक साथ खड़ा करने की ताकत। मैक्सिमस भी समझता है कि ग्रैकस क्या पेश करता है, राजनीतिक सहारा और रोम में वापसी का रास्ता जब कॉमोडस हट जाएगा। मुलाकात एक सरल समझदारी पर खत्म होती है। लेकिन उसी रात हालात बिगड़ने लगते हैं। कमोडस को पता चल जाता है कि ग्रैकस उसके खिलाफ काम कर रहा है। वो गार्ड्स को उसे गिरफ्तार करने भेज देता है। ग्रैकस कोई विरोध नहीं करता। उसे पता है कि ये पल आना ही था। महल में कमोडस अपने छोटे भतीजे को खेलते हुए देखता है। बच्चा उत्साह से मैक्सिमस की बातें कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है और खुद को मैक्सिमस कह रहा है। ये बात कमोडस को अंदर तक चोट पहुंचाती है। उसकी जलन अब चरम पर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि मैक्सिमस उसकी हर चमक छीन चुका है। उस रात ल्यूसिला चुपके से फिर मैक्सिमस से मिलने आती है। वो बताती है कि ग्रैकस गिरफ्तार हो चुका है, पूरा प्लान टूट रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बताती है कि उसने मैक्सिमस के भागने का इंतजाम कर दिया है। सिसेरो शहर के बाहर घोड़ों के साथ इंतजार कर रहा है ताकि उसे वापस उसकी सेना तक पहुंचा सके। मैक्सिमस ध्यान से सुनता है और निकलने की तैयारी करता है। मैक्सिमस बाहर की ओर बढ़ता है, लेकिन निकलने से पहले ही हर तरफ से सैनिक आ जाते हैं। कमोडस ने बहुत बड़ी संख्या में गार्ड्स भेजे हैं। पूरा इलाका बंद कर दिया गया है। ग्लैडिएटर जो उसके साथ गुलाम बनकर लड़ते थे, बिना सोचे समझे सामने आ जाते हैं। वे अपने जीवन की परवाह किए बिना मैक्सिमस की रक्षा के लिए लड़ने लगते हैं। लड़ाई बेहद उथल पुथल भरी होती है। कई लोग सिर्फ उसे वक्त दिलाने के लिए जान दे देते हैं। मैक्सिमस जैसे तैसे आगे बढ़ता है और आखिर उस जगह पहुंचता है जहां सिसेरो इंतजार कर रहा होना था। घोड़े मौजूद हैं, सिसेरो भी खड़ा है, लेकिन जैसे ही मैक्सिमस पहुंचता है, सैनिक रस्सी खींचकर सिसेरो को हवा में लटका देते हैं। वो पल भर में मारा जाता है। मैक्सिमस कुछ नहीं कर पाता। उसे समझ आ जाता है कि पूरा भागने का प्लान पहले ही पकड़ा जा चुका है। सैनिक हर दिशा से उसे घेर लेते हैं। अब उसके पास लड़ने का कोई मौका नहीं बचा। उसे पकड़ लिया जाता है। कमोडस आखिरी बार एक बड़ा तमाशा चाहता है। वो घोषणा करता है कि अब मैक्सिमस और उसके बीच सीधी लड़ाई होगी, जैसे ये किसी तरह का न्यायपूर्ण मुकाबला हो। लेकिन लड़ाई से पहले कमोडस चुपके से मैक्सिमस की कोठरी में आता है। वो ऐसे बात करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर अचानक मैक्सिमस के बाजू में छुरा घोंप देता है। वो घाव को मैक्सिमस के कवच के अंदर छिपा देता है ताकि किसी को पता ना चले कि लड़ाई पहले से ही धांधली है। जब दोनों अखाड़े में निकलते हैं तो भीड़ मैक्सिमस के लिए जोर से चिल्लाती है। वो घायल है, मुश्किल से खड़ा है, लेकिन फिर भी लड़ने का अंदाज लेता है। मुकाबला शुरू होता है और मैक्सिमस बुरी तरह संघर्ष करता है। उसके वार धीमे हैं, सांसें भारी हैं और कमोडस बार बार उसे धकेलता है। उसे यकीन है कि मैक्सिमस किसी भी पल गिर जाएगा, लेकिन मैक्सिमस हार मानने से इनकार कर देता है। एक पल आता है जब कमोडस का तलवार हाथ से छूट जाता है। वो घबरा जाता है और अपने कमांडर से दूसरी तलवार मांगता है। कमांडर हलचल तक नहीं करता, कोई नहीं करता। सारे सैनिक एकदम शांत खड़े रहते हैं, जैसे कह रहे हों कि अब वे उसकी चालों का हिस्सा नहीं
बनने वाले। मैक्सिमस भी अपनी तलवार गिरा देता है। वो चाहता है कि ये लड़ाई बिना हथियार खत्म हो। दोनों हाथापाई में भिड़ जाते हैं। कमोडस अपनी छिपी हुई छोटी ब्लेड से मैक्सिमस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्सिमस आखिरी ताकत जुटाकर ब्लेड उसी की तरफ मोड़ देता है। वो छुरा कमोडस में घोंप देता है और अखाड़े के बीच ही सब खत्म कर देता है। भीड़ चुप हो जाती है। मैक्सिमस लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चलता है और आखिरी सांसों में आदेश देने लगता है। वो सेनेटर से कहता है कि रोम को वापस सही शासन के हाथों में सौंप दो। वो अपने साथियों को आजाद करने की बात करता है और फिर वहीं गिर जाता है। उसकी आंखों में अखाड़े के दरवाजे खुलते हैं और वो खुद को अपने खेतों की ओर चलते हुए देखता है, अपनी पत्नी और बेटे के पास लौटते हुए। वहीं उसकी मौत होती है। उसने रोम को उसका हीरो दिला दिया, लेकिन उसी पल उसे खो भी देता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। मैं हर हफ्ते नई मूवी एक्सप्लेनेशंस डालता हूं, तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।